चलिए आज हम बात करते हैं युवल नोह हरारी के जो 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी पुस्तक के चौथे अध्याय के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है। इसका शीर्षक है इक्वलिटी। इसमें इसने बड़े सरल शब्दों में ये बताने का प्रयास किया है कि 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। थोड़ा सा इतिहास बताते हुए ये कहते हैं कि असमानता मनुष्य के समाज का एक हिस्सा रही है और जब एग्रीकल्चर कृषि प्रधान जब कृषि आरंभ हुई तब जिसके पास ज़मीन थी और जिसके पास ज़मीन नहीं थी उनमें असमानताएं पैदा हुई। बाद में हम देखते हैं कि राज्य बने और बड़े बड़े जो जिनके जमींदार थे उन्होंने राज्य के जो अधिपति थे राजा थे उनके साथ मिलकर असमानता को और आगे बढ़ाया। यानी एक तरफ तो वो थे जो जमीन पर काम कर रहे थे खेत में, एक वो थे जिनके पास साधन थे और खेतों पर जिनका नियंत्रण था। बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आरंभ होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आरंभ होने के बाद में पहली बार जो एलीट वर्ग था, विजन वर्ग था, जिसके पास जमीन थी, शक्ति थी, धन संपदा थी, उनको ये महसूस हुआ कि इस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्शन बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है फैक्ट्रीज में, तो सामान्य जन की आवश्यकता पड़ती है, मासेस की जरूरत पड़ती है, मास लेवल पर प्रोडक्शन होता है। तो जब 17th 18th सेंचुरी में मास लेवल पर प्रोडक्शन होना शुरू हुआ तब जो अधिपति जिनका आधिपत्य था फैक्ट्रीज पे, उन्होंने कहा कि ये जो साधारण व्यक्ति हैं जो हमारे फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, इनकी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, इनके शिक्षा की तरफ ध्यान दें, थोड़ा बहुत इनको थोड़ा मेहनताना समय से मिल सके, नियमों से मिल सके, जिससे कि ये ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर हमारे फैक्ट्रीज में काम कर सके। तो इसके अनुसार जो साधारण जन को सुविधाएं प्रदान की जाने लगी 18th सेंचुरी तक आते आते, जो 19वीं शताब्दी में और ज़्यादा बढ़ी और 20वीं शताब्दी में तो इसके साथ साथ प्रजातंत्र भी आ गया। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार भी सबको दे दिया गया। तो ये समानता का जो अवधारणा है कि सबको समान रूप से शिक्षा मिल सके, सबको समान रूप से स्वास्थ्य की उनकी देखभाल हो सके, ये अवधारणा औद्योगिक क्रांति के बाद में बड़े बड़े उद्योगों में जब वर्कर्स की आवश्यकता पड़ी, उससे ये अवधारणा समानता की आरंभ होती है, जो बाद में जाकर राजनीतिक रूप से प्रजातंत्र में और उदारवाद में परिणित होती है। तो प्रजातंत्र आने के बाद हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में करीब करीब सभी देशों में एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो गई, एक व्यक्ति एक वोट, और उससे हमने माना कि अब समानता स्थापित हो गई है। बाद में एक नया फिनोमिनन सामने आया जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। 1990 के आसपास आरंभ होता है ये। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में बिल्कुल सामने आ जाता है सारी दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन से जो इंडस्ट्री एक देशों में सीमित थी राज्यों के अंतर्गत, उसका भी वैश्वीकरण हो गया। तो अब जो माल का उत्पादन था वो किसी एक देश की सीमाओं पर निर्भर नहीं था। अब आप जानते हैं कि अगर आपको एक शर्ट खरीदनी है तो अमेरिका में शर्ट खरीदनी है, तो वो शर्ट बनेगी कहाँ पर? वो बनेगी बांग्लादेश में, उसका धागा कहीं और से आएगा, वो असेंबल कहीं और होगी और वो इंटरनेट के माध्यम से, अमेजोन के माध्यम से और जगह के माध्यम से कहीं और से आपको भेज दी जाएगी। तो यानी इंटरनेशनलाइजेशन हो गया प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इससे आरंभ में तो ऐसा लगा कि ये समानता स्थापित हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश का या किसी और देश का जो गरीब वर्कर है उसको भी धन प्राप्त हो रहा है, उसको भी सुविधाएं मिलने लगी है, और चूंकि वो चीप लेबर था तो वो अमेरिका को भी उससे फायदा हो रहा है और बांग्लादेश को या वियतनाम के लोगों को भी इससे फायदा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब 21वीं शताब्दी में जो बात सामने आई वो ये हुई कि एक नई बात, तो ये समानता थोड़ी थोड़ी सामने आने लगी।
लेकिन इसमें एक बात जो और सामने आई वो ये थी कि चूंकि धन वैभव बढ़ने लगा, पूरी दुनिया में धन या संपदा बढ़ने लगी, जिसे हम कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा, तो एक नई प्रकार की असमानता पैदा हुई, जो हम देखते हैं कि जैसे मोबाइल फ़ोन है। अब मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास है, तो गरीब के पास भी मोबाइल फ़ोन है। लेकिन एप्पल ने अपने मोबाइल फ़ोन चालू किए, तो अभी कल परसों ही हम नए एप्पल का जो मोबाइल फ़ोन है 15 नंबर का वो आया है। वो है अच्छा, अगर लें तो 1.5 लाख का, 2 लाख का फ़ोन, और 5,000 रुपये में भी फ़ोन आता है जिसमें वो सारी लगभग सभी सुविधाएं मौजूद है, स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं। तो एक तरफ एक व्यक्ति 5,000 रुपये का फ़ोन रख रहा है, एक तरफ एक व्यक्ति 2 लाख रुपये का फ़ोन रख रहा है। एक तरफ एक व्यक्ति सबसे सस्ती कार जो 2-3 लाख 4 लाख में आ जाती है वो रख रहा है, और एक तरफ करोड़ों की कार भी रख रहा है। एक तरफ एक छोटा सा मकान, जो आजकल फ्लैट्स मिल रहे हैं, तो फ्लैट्स बड़े सस्ते मिल जाते हैं, वो ले रहा है, और एक तरफ करोड़ों के जो है वो विला बने हुए हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आने से जो वेल्थ बढ़ी है पूरी दुनिया में, उससे भी असमानताएं आर्थिक रूप से बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कम हो गई है, सिर्फ ये हुआ कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया है, लेकिन वो मिनिमम स्टैंडर्ड बढ़ने पर जो हाईएस्ट का स्टैंडर्ड है वो और बढ़ गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो 1% जनसंख्या है पूरी दुनिया की, वो दुनिया के लगभग 50% संसाधनों पर नियंत्रण कर चुकी है। तो ग्लोबलाइजेशन से असमानताएं कम नहीं हुई है, बढ़ी है, डिफरेंसेस बढ़े हैं, लेकिन वो नजर कम आ रहे हैं क्योंकि मिनिमम जो है वो भी बढ़ गया है। इसलिए जब मिनिमम लोगों को मकान मिल गया है, रहने की जगह मिल गई है, मोटरसाइकिल भारत में हर किसी के पास मिल जाएगी, गाँव में मोबाइल मिल गया है, खाने को मिल जाता है, रहने को जगह मिल रही है, तो उससे लग रहा है कि हम असमानता समाप्त हो गई है और वोट देने का अधिकार हमारे पास है ही सबके पास। लेकिन वास्तव में असमानताएं परिवर्तित हो गई है, बढ़ गई है, लेकिन ये नजर नहीं आ रही है। अब एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है जिसकी तरफ हरारी इंगित कर रहा है, वो है एआई का आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धीरे धीरे बढ़ना। वो भी तो आरंभ हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हर फील्ड में आरंभ हुआ है। वो ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मूल इम्पैक्ट होगा, जो उसका सबसे बड़ा प्रभाव होने वाला है और जो आरंभ हो चुका है, वो है बायोटेक्नोलॉजी में। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मनुष्य के स्वास्थ्य को, हम देख रहे हैं आजकल इस प्रकार की घड़ियां मिल रही है, एप्पल की घड़ी देखें, दूसरी घड़ी जिसमें आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है। आजकल तो वो चिप भी आ गई है, जो यहाँ लगा लें आप, डायबिटीज है तो आपको 24 घंटे आप चेक कर सकते हैं आपका ब्लड शुगर कैसा है। यानी मनुष्य जिंदा रह सके और स्वस्थ रह सके, इसके लिए एआई का बहुत उपयोग किया जा रहा है। धीरे धीरे ये भी मालूम किया जा रहा है कि कौन से जो हमारा सेल है जो डिजीज्ड है, उस सेल को परिवर्तित कर दिया जा रहा है। धीरे धीरे जब बच्चा जन्म लेगा, उससे पहले ही ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उसमें ऐसा कोई सेल ही न बचे जिससे बीमार हो सके, जो ससेप्टिबल हो डिजीज के। लेकिन ये बहुत महंगा होगा, पहली बात तो अभी आरंभ के दिशा में। तो जो धनवान है, जो शक्तिशाली है, वो इस पर कैप्चर कर लेंगे। जो डेटा है बेसिकली, कि ये सारा मनुष्यों का जो डेटा है, जो शरीर का डेटा है, जो डिजीज होती है उसका डेटा है, जो उसकी इलाज होना चाहिए उसका डेटा है, ये सारा डेटा जो एकत्रित होगा, जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं कि नई नई दवाइयाँ जो सामने आ रही है, तो फार्मास्यूटिकल्स में वगैरह में सारा जो डेटा कलेक्ट हो रहा है कि कितने हजार लोगों पर एक्सपेरिमेंट होने पर क्या नतीजा निकला है, उस सारा डेटा पर जो शक्तिशाली है वो उस पर नियंत्रण करता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति आने वाली है कि आने वाले समय में 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी जब आरंभ होगी, तो ये खतरा बता रहा है कि 22वीं शताब्दी आरंभ होते होते जो शक्तिशाली वर्ग है वो सारे डेटा पर नियंत्रण कर लेगा और अपने आप को इतना सुरक्षित कर लेगा, आर्थिक रूप से भी सारे संसाधनों पर नियंत्रण कर लेगा और हेल्थ अपनी स्वयं की बहुत अच्छी कर लेगा।
क्योंकि उसको सारी चीज़ें मालूम है कि खुद को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, अपनी उम्र ही बढ़ा देगा वो। तो एक ह्यूमन बीइंग में सुपर ह्यूमन क्रिएट होने लगेगा। इसके साथ साथ वो ये भी कोशिश करेगा कि औरों को इसके बारे में मालूम ना पड़े, क्योंकि अगर सबको मालूम पड़ेगा तो फिर सभी बड़े हो जाएंगे, तो फिर संसाधन तो कम है। तो इसके अनुसार धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने वाली है कि एक सुपर ह्यूमनिटीज में अब तक तो ये अंतर सिर्फ आर्थिक रूप से अंतर आया है कि आपके पास एप्पल फोन है और दूसरे के पास बिल्कुल साधारण फोन है। अब ये अंतर जो असमानता क्रिएट होने वाली है एआई और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसमें बायोलॉजिकल असमानता क्रिएट होने वाली है। यानी एक तरफ तो ह्यूमन बींग्स सब ह्यूमन बींग्स बन जाएंगे और एक तरफ ह्यूमन बींग्स सुपर ह्यूमन बींग्स बनने वाले हैं। और वो सुपर ह्यूमन बींग्स कहेंगे कि हमको अब मासेस की आवश्यकता ही नहीं है, यानी आपको शर्ट बनाने के लिए चीप लेबर की आवश्यकता नहीं है, एआई से ही बन जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा से ही क्रिएट हो जाएगी जो चीज़ आपको चाहिए, चाहे पेंटिंग बनानी हो, चाहे आपको मकान बनाना हो, चाहे कुछ और चीज़ बनानी हो, मशीनों के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑटोमेटिक सब चीज़ें क्रिएट हो जाएगी जिसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ह्यूमन बींग्स की जरूरत क्या पड़ेगी, मासेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मासेस की आवश्यकता इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने पर जरूरत पड़ रही थी, साधारण व्यक्ति की जरूरत पड़ रहा था कि वो मशीन वो काम करेंगे उद्योगों में तो उत्पादन होगा, अब उनकी आवश्यकता ही नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उत्पादन हो जाएगा। आप देखिए जो अखबार निकल रहे हैं उसको फिजिकल अखबार निकलने बंद होते हैं, धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। आप मशीनों से ही सिर्फ मोबाइल पर ही आप अखबार पढ़ने लग गए लोग, धीरे धीरे फिल्में ही सिर्फ उस पर देखने लग गए, आपको सिनेमा हॉल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसका ये कहना है कि आने वाला खतरा यह है 22वीं शताब्दी आरंभ होते होते ऐसी स्थिति आ सकती है कि एक विशेष वर्ग जो अभी पावरफुल है वह सारे डेटा पर नियंत्रण करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी का अपने हित में प्रयोग करके और अपने आप को एक अलग दुनिया बना ले अपनी, जो संख्या में कम होगी लेकिन शक्तिशाली होगी। अपने मकान ही अलग बना लेंगे, अपने हवाई जहाज ही अलग बना लेंगे, अपने खेलने कूदने की जगह ही अलग बना लेंगे, अपने आमोद प्रमोद के साधन ही अलग बना लेंगे, और जो साधारण जन है उसको बिल्कुल भूल जाएंगे, उनको कहेंगे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ये ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी भयानक स्थिति आने वाली है कि अधिकतम जनसंख्या दुनिया की इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि उनको काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, और बहुत थोड़ी जनसंख्या जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा काम कर लेगी खुद, और खुद को स्वस्थ भी बना लेगी, खुद की उम्र भी बढ़ा लेगी, खुद को और ज्यादा शक्तिशाली भी कर लेगी। अब अगर इसके अनुसार ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर कैसे रोकें? तो इसका मानना है कि जैसे पुराने समय में किसी जमाने में जमीन सबसे महत्वपूर्ण होती थी, तो जिसके पास जमीन का कब्जा होता था वो महत्वपूर्ण बनता था और बाकी लोग असहाय होते थे। तो लड़ाइयाँ जमीन के ऊपर होती थी कि जमीन का बंटवारा सही ढंग से हो। फिर फैक्ट्रीज पर नियंत्रण होने लगा, तो फैक्ट्रीज पे झगड़ा होने लगा कि किसके पास फैक्ट्री ज्यादा है, किसके पास कम है, जब मोनोपोली आरंभ होती है। तो अब जो झगड़ा हो रहा है वो डेटा पर हो रहा है, तो डेटा का नियंत्रण किसके पास रहे? अब हम एक तरफ से कह सकते हैं या तो डेटा सरकार नियंत्रित करे, लेकिन सरकार में भी राजनीति के पता नहीं कैसे होते हैं, चेंज हो जाए, उनके खुद के वो हितों के अनुसार वो उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो डेटा को कैसे नियंत्रित किया जाए और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे डेटा केवल कुछ लोगों के हाथ में न रहे। डेटा किसका? सारे मनुष्यों का डेटा, सारे एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं उनका डेटा, सारी नई दवाइयां बन रही है, किससे डिजीजेस कैसे बन आ रही है, उनका इलाज क्या हो रहा है, इन सब का डेटा। इस पर जिसका नियंत्रण होगा वही दुनिया पे राज करेगा। तो वो दुनिया पे राज करेगा तो असमानता का एक्सप्लोजन हो जाएगा, इनइक्वालिटी एट विल बी एट इट्स हाइट। तो असमानता दूर करने के लिए जरूरी है कि हम इस डेटा को कैसे नियंत्रित किया जाए, कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि सबके पास समान अवसर रहे। सब, अगर कोई स्वस्थ होने की दवा निकलती है कि आदमी डायबिटीज नहीं होगी, इसकी कोई दवाई निकली है, तो वो सबको उपलब्ध हो सके। अगर ऐसी दवा निकली है कि एजिंग खत्म की जा सके तो सबको उपलब्ध हो सके। अगर ऐसा स्थिति आई है कि हमको काम करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट हो रही, तो वो सबको सुविधाएं मिले। अगर सबको नहीं मिली तो लोग इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो ये खतरा है, इसकी तरफ इंगित कर रहा है कि हमें जो डेटा क्रिएट हो रहा है उस डेटा पर नियंत्रण या उसका
उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण कैसे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या 2030, 2040, 50 के बाद में हमारे सामने आने वाली है। अगर हमने इसको ढंग से टैकल नहीं किया तो दुनिया में जो असमानता भी समाप्त होने की तरफ नजर आ रही है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा असमानता पैदा हो जाएगी। असमानता क्या, एक पूरा वर्ग 75%, 80% लोग ही बेकार हो जाएंगे, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी इस पृथ्वी पर। ये इसका कहना है। अब इसको हम कैसे डील करें, ये तो इसका कहना है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि ये बहुत, ये जो विचार है हरारी के, ये मूल रूप से जो पश्चिम में विकास हो रहा है उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि पश्चिम और हमारी जो सभ्यताएं हैं उनके मध्य में भी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे दुनिया के बारे में जो बात कर रहा है वो तो मुझे नहीं लग रहा सही है अभी। ये सिर्फ पश्चिम के बारे में बात कर रहा है। सारी दुनिया बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसमें ये एआई का एप्लीकेशन होना और वो अभी लगभग इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है मुझे तो इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि ये खतरा है, लेकिन वो खतरा इतनी जल्दी रियलिटी में बदल जाएगा, इससे मैं सहमत नहीं हूं। उसके बीच में हम जरूर ऐसा, हम मनुष्य जो है, हम सब लोग, कई तरह के खतरे हमारे सामने आए हैं। उन खतरों का सामना करने के लिए हम नए नए तरीके हमने ईजाद किए। तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी हम कोई ना कोई तरीका सोचने का कम से कम ऐसा ईजाद करेंगे जिससे कि ये हम इन खतरों से बच सकें। चलिए आज अपना देखते हैं। थैंक यू।